हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। और हमने इसके कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके बाकी के सभी एग्जाम देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है उसमें जो एसएसटी वाला पार्ट आता है उस वो सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि आपके पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन वो आपकी एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो इसको देखते हुए मैंने पूरी एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया है। पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, फिर उससे रिलेटेड आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो सीटेट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो आप पहले उसकी थ्योरी देखना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखना, तो फिर आपका जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। और ऐसा नहीं है केवल आपको सीटेट के लिए ही एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको DSSB के लिए भी पढ़नी है। आप किसी भी स्टेट का टीजीटी एग्जाम देंगे, हर स्टेट के टीजीटी एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है, इसमें कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और अच्छे से कर लीजिए। आपके 60 में से 55 या 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कृषि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए है, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। सॉरी, देखो इसमें जो पूरे वर्ष बोल दिया है ना, ये वाला गलत बोल दिया है। पूरे वर्ष नहीं काम करते हैं। जो कृषि का काम है ना वो कुछ महीने होता है। ठीक है, पूरे वर्ष नहीं होता है, रोज काम नहीं होता है खेतों में। जब फसल बुवाई के लिए आएगी तब कुछ दिन के लिए काम होगा, 10-15 दिन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नराई का आएगा टाइम, तब खेतों में काम होगा, फिर कटाई का आएगा तब काम होगा। तो रोज काम नहीं होता है खेतों में। जब पौधे को आवश्यकता होती है जिस चीज की तभी तो आप डालोगे ना, रोज रोज थोड़ी ना पौधों में कुछ भी करने बैठ जाओगे। तो रोज काम नहीं होता है खेतों में। खेतों में कुछ समय ही काम होता है, यानी कि साल के कुछ महीने ही खेतों में काम होता है। बी, गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि घर की महिला है या पुरुष है, कोई भी है, वो सभी यहाँ तक कि उनके बच्चे भी, ठीक है, पूरा पूरा परिवार एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर लगा रहता है ताकि अच्छी से अच्छी फसल हो। और उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बाकी का काम नहीं है तो सभी लोग एक ही खेत में काम करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। देखो प्रजातंत्र क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। प्रजातंत्र है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। ठीक है, यानी कि जनता डिसाइड करेगी, जनता द्वारा, यानी जनता डिसाइड करेगी जनता के लिए कि उसके लिए कौन शासक होगा या कौन उसका नेता होगा या कौन वह व्यक्ति होगा जो उस देश का विकास करेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। और जो प्रजातंत्र है उसकी जो परिभाषा है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है? जैसे शुरुआती जो प्रजातंत्र था, ठीक है, जब नया नया प्रजातंत्र था 1850 के आसपास प्रजातंत्र शुरू हुआ था, तो जब जो शुरुआती प्रजातंत्र था उसमें कुछ लोगों को ही वोट डालने की अनुमति थी। ठीक है, कुछ अमीर लोगों को, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही वोट डालने की अनुमति थी। धीरे धीरे प्रजातंत्र परिवर्तनशील होता चला गया, प्रजातंत्र का विकास होता चला गया। फिर बाद में सभी युवाओं को, सभी लड़कों को वोट डालने का अधिकार मिला। बाद में महिलाओं ने भी बोला कि भाई हमें भी अधिकार चाहिए, हम भी तो भारत या किसी भी देश के नागरिक हैं, तो उनको भी चाहिए था। फिर आंदोलन हुए, महिलाओं ने आंदोलन किया तो उनको भी मिला अधिकार। अब ज्यादातर देशों में महिला पुरुष सभी को ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल पुरुषों को है। ठीक है, तो प्रजातंत्र
के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे सही हो जाएगा पहला, कि एक परिवर्तनशील और विकासशील विचारों के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र है ये क्या है, परिवर्तनशील विचारधारा है और विकासशील विचारधारा है। और देखो जो सीधा सीधा मतलब है प्रजातंत्र का कि जनता क्या है, स्वतंत्र रहना चाहती है, जनता क्या है, उसके हाथ में अधिकार होनी चाहिए। ठीक है, जनता ये चाहती है। प्रजातंत्र का सीधा मतलब यही होता है कि जनता अपनी मर्जी से शासन चलाना चाहती है, तो जनता की जो डिमांड है वो परिवर्तन होती रहती है ना। उसके जो अधिकार है वो परिवर्तनशील होते हैं। अभी उनको ये अधिकार चाहिए कि वो कहीं भी जॉब कर सकें, जमीन खरीद सकें, बाद में उनको अधिकार चाहिए कि वो कुछ भी बोले, किसी के खिलाफ भी अगर वो बोलें तो उनको जेल ना हो, बाद में उनकी कुछ और विचारधारा होगी, है ना। तो ये क्या प्रजातंत्र क्या है, परिवर्तनशील है और विकासशील है। ठीक है, इसका भी अभी भी विकास चल ही रहा है प्रजातंत्र का। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो पहले जो अधिकार थे वो थोड़े कम थे, अब धीरे धीरे संशोधन करके ज्यादा अधिकार मिलते जा रहे हैं पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, काफी दिन हो गए हैं, मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है। जब पिछली बार मेरी तबीयत खराब हुई थी तभी से गले में थोड़ी दिक्कत हो गई है, जो कि ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसा हो जाता है, कभी कूलर चला रहे हैं, कभी पंखा चला रहे हैं, तो कभी किचन में भी काम करना होता है, कभी कभार आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कूलर पंखा सब बंद करने होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है, तो इसकी वजह से गर्मी सर्दी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। देखो जेंडर के ऊपर बात कर रही है वो, जेंडर यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव जो होता है वो चीज। ठीक है, तो जेंडर की भूमिका मतलब कि सभी के प्रति क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। अब देखो रूढ़िवादिता तोड़ने का क्या मतलब है। रूढ़िवादिता मतलब पहले से लोगों ने धारणा बनाई हुई है किसी भी जेंडर के लिए। लड़कों के लिए धारणा बना रखी है कि लड़के क्या करते हैं, जॉब करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, और लड़कियों के लिए धारणा बनाई हुई है कि लड़कियां घर का काम करती हैं। ठीक है, और लड़कियों के लिए धारणा बनाई हुई है कि लड़कियां हल्का फुल्का काम करती हैं, जैसे टीचर की जॉब हो गई, नर्स हो गया, मतलब बहुत मामूली वाला जिसमें श्रम कम होता है, वो वाला काम करना पसंद करती हैं। ऐसी धारणा लोगों ने बना रखी है, ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक है, और जबकि पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है, पूर्वाग्रह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पूर्वाग्रह का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, देख के आपने ये जान लिए, आपने अपने ही मन में ये मान लिया उसको जाने बिना कि वह व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है या इंटेलिजेंट है, कुछ भी आपके मन में जो आया आपने वो मान लिया उसको। ठीक है, आपने उसको परखा नहीं, देखा नहीं, उसका व्यवहार नहीं जाना, लेकिन आपके मन में जो भी चीजें आई उसको देखकर, उसकी बॉडी को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपने मान लिया कि हाँ ये इंटेलिजेंट है या ये बेवकूफ है, या फिर ये गांव का है तो ये गवार टाइप का लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसी आपने धारणा बना दी किसी भी व्यक्ति को देख के, तो वो क्या है, वो पूर्वाग्रह है। और पूर्वाग्रह पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप किसी को अगर बेवकूफ समझ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट भी तो समझ सकते हैं। आप कोई सूट वूट पहन के आया और आपसे इंग्लिश में हाय हेलो करे तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छे परिवार से है। और हो सकता है कि वो किसी ऐसे ही परिवार से हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उसे इंग्लिश के बस 2-4 सेंटेंस ही आते हो, प्रॉपर इंग्लिश बोलना ना आता हो। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है कि आपने किसी को जाने बिना उसके बारे में जो भी धारणा बना ली वो पूर्वाग्रह है। और वही धारणा अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है, जैसे ये धारणा ट्रांसफर हो रही है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी देखरेख कौन करती है, माँ ही करती है, तो ये क्या हो गया, ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। जैसे घर में जो खाना बनाती हैं, रोटी पानी जो करती हैं, और जो चौका चूल्हा का काम करती हैं, ठीक है, पोछा लगाने का, बर्तन धोने का, ये सारी जो काम करती हैं वो महिला ही करती हैं। चाहे आपकी मम्मी है, बहन है, पत्नी है, मतलब महिला ही इस तरह का काम करती है, या आपकी बेटी है तो महिला ही इस तरह का काम करती है। ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिला ही करती है। भाई पुरुष भी कर सकते हैं, खाना तो पुरुष भी खाते हैं, तो हमें मतलब उस जो
बता रही है अध्यापिका, वो किस तरह से समझाएगी बच्चों को, वो देखते हैं। ए है लक्ष्मी लारा लकारा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी, यानी कि इंजन को चलाने वाली बनी। तो आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि एक ट्रेन को एक महिला चलाए, ठीक है, नहीं की जाती है ना ये कल्पना। आपके मन में क्या आएगा, अगर महिला चालक है तो वो क्या चलाएगी, स्कूटी चलाएगी। ये स्कूटी महिलाओं के लिए बनी है। और जो ट्रेन है वो ट्रेन को कौन चला सकता है, केवल और केवल पुरुष चला सकते हैं। तो इस रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने के लिए उपयुक्त उदाहरण है। आपको जो भी शिक्षिका पढ़ा रही है, जो अध्यापिका पढ़ा रही है, वो बताएगी बच्चों को कि महिलाएं भी हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। बी है जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा कि ये तो इस जो जेंडर है या रूढ़िवादिता है उससे रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सी है रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सी वाला, कि हम क्या सोचते हैं कि जो पायलट होते हैं, रेल चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको भी पायलट बोलते हैं, और वायुयान वालों को भी पायलट बोलते हैं, दोनों को पायलट बोलते हैं, ठीक है। रेल चलाने वाले को, जो रेल चालक होता है, उसको आप ड्राइवर नहीं बोल सकते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, पायलट बोलते हैं। और वायुयान वाले को भी पायलट बोलते हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण क्या है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चली आ रही हैं पहले से कि महिलाएं इस तरह के काम नहीं कर सकती, केवल पुरुष कर सकते हैं, उसको तोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? किसके बारे में बात हो रही है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं हो रही है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों का जिक्र आपके कौन से आर्टिकल में है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है आपके आर्टिकल 21 में, 21A में है, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में कई बार, हर चैप्टर में कई बार दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है, लास्ट चैप्टर में भी है, ठीक है। कई चैप्टरों में ये चीज दे रखी है कि आर्टिकल 21 के बारे में कई चैप्टरों में दे रखा है, आप आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 21 के तहत कौन सी चीज आ रही है। ए है शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करता। देखो ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है, आंगनबाड़ी में ये योजना चल रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए राशन वगैरह मिल रहा है, पोषण के लिए कुछ दूध वगैरह भी, दूध के डब्बे वगैरह भी मिल रहे हैं ताकि बच्चे कुपोषित ना हो। लेकिन ये संविधान के मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। दूसरा है 6 से 14 ईयर या 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ही हो जाएगा, कि संविधान ये बोलता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता उनको स्कूल में शिक्षा के लिए भेजें, ठीक है। ये कर्तव्य है उनका, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, और ये आया है आपका 67 आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इस चैप्टर से आया है। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया है? अंतरात्मा किसको कहा गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है संघवाद। तो अंतरात्मा जो बोला गया है वो बोला गया है मूल अधिकारों को, या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इनको, या मूल अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो नहीं बताया कि कौन कौन से चैप्टर से आए थे, शायद मैं भूल गई, तो मैं अब बता देती हूँ आपको। देखो ये जो कृषि वाला आया था ना 63 वाला, ये आया था 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, और 64 वाला आया था आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसमें ही प्रजातंत्र के बारे में बताया गया है। और ये जेंडर वाला आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर के बारे में जेंडर के बारे में उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। और जबकि रूढ़िवादिता जो है वो आपके आया है 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस, मतलब 6 और 7 का मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, जो मौलिक वो जो पेडागोजी है वो भी ये एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। आप एनसीईआरटी को रट लेंगे ना तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सीटेट क्लियर करने से। क्वेश्चन नंबर 68, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्रों से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से जाने का क्रम क्या होगा? न्यायालयों में जाने का, ठीक है, से नहीं होगा, न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? ठीक है, अब हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप न्याय व्यवस्था देखिए। न्याय व्यवस्था क्या होती है कि जब आपके साथ कोई भी अपराध हो रहा है या आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप अदालत में जाएंगे, अदालत का गेट खटखटाएंगे। कई बार क्या होता है, जब आप अदालत में जाते हैं तो आप पूरे गवाह या सबूत पेश नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आपको सही निर्णय नहीं मिल पाता है, यानी कि आपको जस्टिस नहीं मिलता पाता है, आपको न्याय नहीं मिल पाता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप दूसरी अदालत में जाएंगे, ऊपर की अदालत में जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है कि अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप ऊपर की अदालत में जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? अपील व्यवस्था। ठीक है, मान लीजिए आपके शहर में कोई अदालत है, ठीक है, आपने मुकदमा डाला और आपको न्याय नहीं मिला, आपके अपोजिट कोई न्याय सुना दिया जज साहब ने, तो आप क्या करेंगे? इससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। ठीक है, अगर वहां पे भी नहीं मिला तो आप उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरह से चलती हैं। तो अब हमें देखना है कि न्यायालय के कौन कौन से जो क्रम है उससे होकर ये अपीली व्यवस्था गुजरती है। अपील का मतलब समझ गए? जब आपको एक किसी भी अदालत में न्याय ना मिले तो आप दूसरी अदालत में उसी मुकदमे को लेके जा सकते हैं कि भाई हमें इसका न्याय नहीं मिला है, आप जज साहब आप हमारे मुकदमे को दोबारा देखिए, देखिए हमने ये गवाह पेश किए हैं, ये हमारे पास सबूत है कि इसने हमारे घर में चोरी करी है या इसने मर्डर किया है या इसने दहेज मांगा है, कुछ भी है, तो और ज्यादा सबूत आप पेश करेंगे दूसरी अदालत में ताकि आपको अच्छे से न्याय मिल सके। ठीक है, अगर दूसरी अदालत में भी नहीं मिला तो आप तीसरी अदालत में जाएंगे। तो ये जो क्रम है ये किस तरह से है अदालतों का? सबसे जो पहला ऑप्शन है निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो निचली अदालतें होती हैं ये आपके जिले लेवल की अदालतें होती हैं। ठीक है, शहर लेवल की या जिले लेवल की अदालतें होती हैं। ये तो पूरा की पूरा एक क्रम है। ठीक है, अगर उसको बताऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, आप मोटी मोटा समझ लीजिए कि आपके शहर में या जिले में जो अदालतें होती हैं उनको हम निचली अदालतों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, और सबसे सर्वोच्च ऊपर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक बार कोई आदेश दे देती है तो वो आदेश आप सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, वो आदेश क्या होता है? अंतिम होता है। एक बार उन्होंने कोई भी निर्णय ले लिया, ठीक है, आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में दे दिया कोई भी डिसीजन, तो आपको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आप उस डिसीजन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे उसके बाद आप कुछ
गड़बड़ वाली चीजें कर रहे हैं तो फिर न्यायालय आपको दंडित करेगी। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका आदेश सभी लोगों को मानना होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही। ठीक है, देखो इसमें निचली अदालतें ना लिखकर जिला न्यायालय लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही बात है, जिला न्यायालय या निचली अदालत, ये इसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, और ये आया है पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर सॉरी 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है। देखो वो चैप्टर आया था 4 से, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, और ये आया चैप्टर नंबर 5, और उसका नाम था न्यायालय, चैप्टर का नाम, और इसका नाम है हाशियाकरण। ठीक है, हाशियाकरण की समझ, ऐसा कुछ नाम है चैप्टर का। सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण का सामना डैश किया, मतलब कुछ जो व्यक्ति थे जो हाशिया पर थे। ठीक है, हाशिया का मतलब है मुख्य धारा से भिन्न, यानी कि अगर किसी स्थान पर 100 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, तो सारी सुविधा उन 100 व्यक्तियों में से केवल 80 के लिए है। ठीक है, वो अच्छे पार्क में जा सकते हैं और वो मंदिरों में जा सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो उनका मन आ रहा है। लेकिन जो इसमें से 20 व्यक्ति हैं उनको कुछ काम करने के लिए मनाही होती है, जैसे अच्छे पार्क में या स्कूल में पढ़ने से रोका जाए, या फिर जो 80 लोग हैं वो इन 20 लोगों के साथ भेदभाव करें कि भाई आप गरीब हो, या आप दूसरे समुदाय से हो, या आप काले हो, या आप गोरे हो, किसी भी आधार पर हाशियाकरण हो सकता है। रंग भेद के आधार पर भी होता है। कई बार मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो गोरे होते हैं वो काले लोगों से घृणा करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, हाशियाकरण है, कि किसी भी व्यक्ति को आप ये फील करा रहे हो कि आप हमसे भिन्न हो, इसलिए आप हमसे दूर रहो, आपको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो हाशियाकरण में जो ज्यादातर जो आते हैं लोग वो एससी या एसटी से ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन ए है, मतलब उन्होंने किस तरह से सामना किया जो हाशिया पर थे लोग। ठीक है, ए है दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, सी है सशस्त्र संघर्ष द्वारा, डी है शिक्षा द्वारा अपने सुधार द्वारा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि उन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध किया कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों। ठीक है, अगर हम इस विरोध की बात करें तो इस विरोध में खुलकर साथ दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, जो चाहते थे कि जो नियम है वो सबके लिए समान होने चाहिए, अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए। पेरियार जी ने जो दक्षिण भारत के थे, और हमारे महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इन सभी लोगों ने खुलकर विरोध किया था कि जो हाशियाकरण है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो गरीब हैं, या उनका रंग काला है, या गोरे हैं वो, या फिर वो किसी विशेष जाति से है। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी जी ने भी विशेष भूमिका निभाई थी। और देखो ये वाला नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है कि मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, जब बहिष्कृत किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी हो जाएगा सशस्त्र संघर्ष द्वारा। दक्षिण भारत में कई सारे ऐसे विद्रोह हुए हैं जिसमें सशस्त्र संघर्ष हुआ है, यानी कि शस्त्र भी उठाए गए हैं, यानी कि एक तरह से हथियारों का भी प्रयोग किया गया है। हथियार यानी कि लाठी डंडे, इस तरह से भी विरोध किया है उन लोगों ने जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, जो लोग हाशिया पर थे। डी है शिक्षा द्वारा। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को हाशियाकरण से उभारने का, सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि आप इतने योग्य बन जाओ कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, आपके साथ उठना पसंद करें, आपके साथ घुलना मिलना पसंद करें। ठीक है, अगर आपके पास
योग्यता है, आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास पैसा है, तो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सब आपके साथ बैठना चाहेंगे, सब आपसे बात करना चाहेंगे, सब आपको अपने में मिलाना चाहेंगे। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी चीज होती है। अब देखिए जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे वो एससी से थे, ठीक है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो उन्होंने उसमें विशेष भूमिका निभाई संविधान के निर्माण में। और कैसे निभा पाए? क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, वो बहुत ज्यादा योग्य थे। ठीक है, बहुत ज्यादा योग्य थे, इसलिए उनको ये काम सौंपा गया कि भाई जो संविधान की ड्राफ्टिंग है वो आप करो। ठीक है, आप करोगे ड्राफ्टिंग तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को जान रखा है, विदेशों के बहुत सारे संविधानों को आपने पढ़ रखा है, आपको पता है किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाएगी। तो अपनी शिक्षा के बल पर अपने आप को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। जबकि भेदभाव पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, जिनके पास पैसे आ जाते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी से हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो उनके साथ खाना नहीं खाना चाहता, ऐसा कोई भी व्यक्ति है भारत का जो उनको अपने घर में एंट्री देने से मना करेगा कि भाई तुम ओबीसी समुदाय से हो, तुम हमारे घर में एंट्री नहीं दे सकते? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कैसे बने? वो अपनी योग्यता के आधार पर बने हैं। ठीक है, जनता क्यों पसंद करती है? क्योंकि वो एक योग्य प्रधानमंत्री है, इसलिए पसंद कर रही है ना। तो योग्यता से आप किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप पूरा मन लगाकर पढ़िए और इस भेदभाव को समाज से खत्म करिए। आपके साथ अगर कुछ भी हास्यकरण जैसी चीजें हो रही हैं, भेदभाव हो रहा है, उसको खत्म करिए, या आपके बराबर वाले किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं होना चाहिए जो कि, तो आप उसको भी रोकने का प्रयास करिए। देखियो, भीमराव अंबेडकर ने ना सिर्फ अपने लिए चीजें की, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े रहे कि नहीं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से है। पहले जनरल की महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता था, जनरल की महिलाओं को भी जॉब नहीं करने दिया जाता था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें जो अच्छे घर की महिलाएं थी उनको रोका जाता था। ठीक है, आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कुछ महिलाएं थी जो पढ़ लिख गई थी, जैसे पंडिता रमाबाई, जैसे मुमताज अली, जैसे जो पश्चिम बंगाल की थी, जिनकी जीवनी है हमारो जीवन। ठीक है, हमारो जीवन जीवम, वो क्योंकि उस भाषा में लिखी हुई है, बंगाली भाषा में। ठीक है, तो इस तरह की कुछ महिलाएं पढ़ लिख गई थी। तो कुछ क्यों पढ़ती थी, सारी क्यों नहीं पढ़ती थी? क्योंकि उनके साथ भी भेदभाव होता था, अच्छे घर की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने से रोका जाता था। लेकिन जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने बहुत पहल की कि नहीं भाई, सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। मूल अधिकारों के लिए बात हो रही है, बिल्कुल सही है, सबको समान रूप से मिले हुए, चाहे कोई किसी भी जाति से है, वर्ग से है, धर्म से है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, सबको अधिकार बराबर मिले हुए। बी है, हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्याय से अपने आप के बचाव के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। देखो, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 16 और 17 है ना। 17 क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन। अगर आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 16 ओबीसी की व्याख्या करता है। ठीक है, ओबीसी के अधिकारों की व्याख्या करता है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ये आपको अधिकार देता है कि अगर आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी, लोगों ने सरकार पर इन
अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाले हैं। देखो समय समय पर संशोधन आते रहे हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जो संविधान बनाया गया था जब, तो सभी लोगों का मत नहीं इकट्ठा किया गया था, और कुछ कुछ लोगों का मत था उसमें। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र होता है परिवर्तनशील, कि उसमें क्या होता है, लोगों की जो विचारधारा है वो बदलती रहती है और उसके अनुसार संशोधन होता रहेगा संविधान में आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। पाठ्य पुस्तकें में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। ए है अध्ययन में दिए गए, अध्ययन में दिए गए परिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। तीसरा है रटने द्वारा अवधारणाओं की समझ प्रदान करना। चौथा है छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवाना, उनके शब्दकोश में वृद्धि करना। देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना था कि इसने पूछा क्या है। इसने ये पूछा है कि बुक के पाठ में, जब हम पाठ पढ़ते हैं, कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर में जो शब्द संग्रह होता है, देखो चैप्टर के लास्ट में, आपकी एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है शब्द संग्रह। एक शब्द दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि इस शब्द का क्या मीनिंग है। तो देखिए ये ना तो परिभाषा रटने के लिए है, इस उद्देश्य से नहीं दिया गया है, जबकि जो सीटेट है उसने ये वाला आंसर माना है कि पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। देखो भाषा की स्पष्टता के लिए नहीं दिया गए हैं वो जो शब्द संग्रह है, वो किस लिए दिए गए हैं, ना रटने के लिए दिए गए हैं। वो किस लिए दिए गए हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र का नए शब्दों से परिचय करवाना, उसके शब्द को उसमें वृद्धि करना। यानी कि उसमें कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है कि जो छात्र हैं वो नए शब्दों को जाने, ठीक है, नए शब्दों को पहचाने और उनके बारे में जाने, ताकि उनका जो ज्ञान है बच्चों का वो अच्छे से बढ़ सके, ठीक है, उनके शब्दकोश में वृद्धि हो, तो और नए शब्दों से उनका परिचय होगा। ठीक है, उन शब्दों का प्रयोग वो तभी कर पाएंगे आगे पढ़ने में या लिखने में जब उन शब्दों का मीनिंग उनको पता होगा, है ना, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। संग्रह माने इकट्ठा करना होता है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा संग्रह का मतलब क्या है, जब तक आप कैसे लिखेंगे उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में, है ना। तो उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है, जबकि सीटेट ने ये वाला आंसर माना है। ठीक है, सीटेट का आंसर जो है ये वाला है, लेकिन अगर आप तर्क के आधार पर देखें तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके मन में मेरी वीडियो को देखने के बाद नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी थॉट आ रहे हैं प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कुछ अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ गलत लगा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट को मैं डेली रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं उनको पता होगा कि मैं उनको डेली रिप्लाई भी करती हूँ। और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।